वेलकम टू अनदर ऑसम एपिसोड ऑफ BTTH नोवेल। कुछ लोगों की शिकायत है कि लाइक टारगेट को पहले रखा करो, तो चलो इसका लाइक टारगेट रखते हैं 6500 लाइक्स का। अगर ये आज में कंप्लीट हो जाता है तो फिर शाम को आपको नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगा। ये एपिसोड नंबर है 125। चलो पिछले एपिसोड को थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। जी हाँ, ल्यूचिंग की टियानवांग सिटी से निकल के जाने लगा था ये शिंगलियन के ये क्लैन की तरफ, जो कि ये सिटी में सिचुएटेड था। दूसरी तरफ शिंगलियन की अपने क्लैन से बहस हो रही होती है क्योंकि उसका क्लैन उसकी शादी शाओडेन से करना चाहता था, क्योंकि साओ क्लैन की कंडीशन थोड़ी सही है और वो 5 ग्रेट फैमिलीज में से बिलोंग करता है। अब क्योंकि जियान को लिटिल फेई डॉक्टर के बारे में चिंता हो रही थी तो वो सीधा उस मीटिंग हॉल के बाहर अपीयर होता है। वो शिंगलियन से कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा जैसे तुम मुझे उसके पास ले जा सको। बट इस तरीके का बिहेवियर ये क्लैन कैसे सह सकता था? भले ही वो लोग डिक्लाइन हो रहे हो लेकिन फिर भी इस तरीके से कोई एरा गैरा उनकी बेइज्जती तो नहीं कर सकता। ई क्लैन का 4th एल्डर कुछ ज्यादा ही हॉट टेम्पर्ड था, जिस वजह से वो कर देता है जियान के ऊपर हमला। जब लोग यहाँ पे शो देखना चाहते थे तभी जियान भी अपने जलवे दिखा देता है। सिर्फ जियान के एक पाम अटैक की वजह से वो खून की उल्टी करके बेहोश हो जाता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ 1 स्टार दोजोंग पे थी। इस वजह से उनका जो फर्स्ट एल्डर लीडर सीट पे बैठा हुआ था वो जियान से थोड़ा केयरफुल तरीके से बात करने लगता है। वो जियान को अपने ई क्लैन में रोकना चाहता था बट जियान को तो शाओशियन की चिंता थी, इसलिए वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। पर वो बुड्ढा भी 6 स्टार दोजोंग था, वो भी इस तरीके से बार बार इंसल्ट्स को नहीं झेल सकता था। वो कहता चलो आज मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास क्या वो क्वालिफिकेशंस हैं जिससे तुम शिंगलियन को लेकर यहाँ से जा सको। एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। जब जियान इस ग्रीन क्लोथ ओल्ड मैन को इस तरीके से बिहेव करते हुए देखता है तो उसका एक्सप्रेशन ग्लूमी हो गया था। साइड में खड़े शिंगलियन का एक्सप्रेशन भी चेंज होता है। वो जियान से कहती जल्दी जाओ। जो 2 बुड्ढे जियान के पाथ को ब्लॉक कर रहे थे उनके कानों में भी शिंगलियन की आवाज चली गई थी। उनकी बॉडी से और भी दुखी बाहर आती है, साथ ही उनके चेहरों पे स्माइल्स आ गई थी। वो ग्रीन क्लोथ ओल्ड मैन जियान को इंटेंसली देख के बोलता है अगर तुम सच में शिंगलियन के दोस्त हो तो तुम्हें ये क्लैन में कुछ समय के लिए रहना होगा, हमारे बीच प्रॉपर डिस्कशन हो सकता है। लेकिन जियान एकदम एक्सप्रेशनलेस था, उसे भी बस लिटिल फेई डॉक्टर की कंडीशन के बारे में चिंता हो रही थी, तो फिर उसके पास ई क्लैन की चिंता करने का कहाँ पे टाइम होगा। जियान शिंगलियन की तरफ देख के बोलता है फॉलो मी। ये कहने के बाद वो पीछे मुड़ के हॉल के एग्जिट की तरफ जाने लगता है। जो 2 एल्डर्स उसे ब्लॉक कर रहे होते हैं उन्हें तो जियान पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। जियान के इस एक्शन की वजह से शिंगलियन थोड़ी स्टार्टर्ड हो गई थी। जब वो जियान के बैग को देखती है तो उसके दिमाग में एक थॉट आता है। वो जानती है कि अगर वो जियान को भी फॉलो नहीं करती तो जियान भी उसके सो कॉल्ड प्रॉमिस को कभी कंप्लीट नहीं करेगा। ये सोच के शिंगलियन के दिमाग में स्ट्रगल फ्लैश होता है। फाइनली वो भी अपनी दांती में इसके जियान को फॉलो करना शुरू कर देती है। जियान की एरोगेंस को देख के उन ई क्लैन के दोनों एक्सपर्ट्स के चेहरे पर फ्यूरी फ्लैश होती है। वो कहते हैं इंसोलेंस। ये दोनों एक साथ जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। इनके हैंड से एक वायलेंट फोर्स को कंटेन कर रहे थे जो कि जियान के कंधे को ग्रैब करने के लिए आगे जाते हैं, लेकिन इन 3 स्टार दोजोंग के अटैक के सामने जियान का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं होता। वो अपनी फिंगर को फ्लिक करता, एक सिल्वर ग्लो फ्लैश होता है। एक सिल्वर कलर फिगर सामने इमीडिएटली अपीयर होता है। उन दोनों बुड्ढों के हाथ बहुत जल्दी आगे आते हैं। फाइनली ये काफी हैवी तरीके से सिल्वर फिगर में कोलाइड होते हैं। जब ये दोनों पार्टीज एक दूसरे में कांटेक्ट करती हैं तो एक क्लैंग वाला मेटेलिक साउंड और स्पार्क्स चारों तरफ उड़े थे। जैसे इनके बीच का कोलिजन होता है उन दोनों एक्सपर्ट्स के एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो विड्रॉ कर पाते 2 सिल्वर कलर की मेटेलिक आर्म्स आफ्टर इमेजेस को पेनिट्रेट कर देती हैं। इन सिल्वरी हाथों की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ये दोनों टाइम पे डॉज नहीं कर पाते। फाइनली एक हाथ उन दोनों के चेस्ट पे जाके लगता है। इस सिल्वर कलर की मेटेलिक फिस्ट में कोई दुखी नहीं थी, लेकिन जैसे ही फिस्ट इन दोनों एल्डर्स की छाती पे टकराई थी इनने काफी ज्यादा शॉकिंग डैमेज क्रिएट किया था। ये कटी पतंग की तरह पीछे उड़े चले जाते हैं। फाइनली ये भी जाके दीवार में टकरा गए थे। ग्रक के साउंड के साथ ये दोनों खून की उल्टियां करते हैं। इन दोनों एल्डर्स की इस हालत को देख के फिर से पूरा हॉल एकदम साइलेंस में चला जाता है। कई लोगों की सलाइवा गटकने की आवाज आती है। सभी की शॉक डाके पॉज होती है सिल्वर फिगर पे जो कि जियान के साइड में खड़ा हुआ था। जैसे जैसे वो सिल्वर ग्लो डिसअपियर होता है एक सिल्वरी फिगर अपीयर हुआ था। जियान ई क्लैन को पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। उसकी कोल्ड किलिंग इंटेंट से भरी आवाज आती है ये तुम लोगों के लिए लास्ट चांस था, अगर ये गलती दोबारा हुई तो मैं मर्सी नहीं दिखाऊंगा। ये लोग जियान के लिए लगातार परेशानियां खड़ी कर रहे थे। अब उसकी पेशेंस भी एग्जॉस्ट होने वाली है। उस ग्रीन क्लोथ ओल्ड मैन के ग्लूमी एक्सप्रेशन अब सॉलम हो गए थे। उसकी आंखें काफी इंटेंस तरीके से सिल्वरी फिगर को देखती हैं जो कि जियान के साइड में खड़ा हुआ था। उसे इसकी बॉडी में से एक डेंजरस फीलिंग आती है। बर्निंग फ्लेम वैली में वो पिल लाइटनिंग को रिसीव करने के बाद करंट डीमन पपेट काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जियान के गैस के हिसाब से 7 स्टार दोजोंग से फाइट कर सकता है। ये ई क्लैन का फर्स्ट एल्डर बस 6 स्टार दोजोंग था, तो आखिर अर्थ डीमन पपेट का कैसे मैच हो सकता है। उस ग्रीन क्लोथ ओल्ड मैन की आंखें कुछ और देर तक पपेट को देखती रहती हैं। फाइनली ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ डिस्कवर कर लिया हो। वो अपनी आंखें नैरो करके जियान की तरफ देख के एक सरप्राइज भरी आवाज में बोलता है ये तो एक पपेट है, लेकिन जियान रिप्लाई नहीं करता। एक बार हाथ को वेव करने से अर्थ डीमन पपेट दोबारा उसकी स्टोरी रिंग में चला जाता है। जियान कहता है क्या हुआ, अब मैं शिंगलियन को ले जा सकता हूँ। उस ग्रीन क्लोथ ओल्ड मैन के एक्सप्रेशन बहुत सीरियस होते हैं। उसकी आंखें अभी फोकस्ड होती है जियान के ऊपर। ये मिस्टीरियस यंग
यंगमैन इतनी कम एज में दोजोंग लेवल पे पहुंच गया है और तो उसके पास एक ऐसा पपेट है जिसकी स्ट्रेंथ एकदम माइंड बॉगलिंग लेवल पे। लगता है इसका बैकग्राउंड भी बहुत इंप्रेसिव होगा। तभी शिंगलियन इसके बारे में इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी और वुड्डा अपने चेहरे से ग्लूमी एक्सप्रेशन को हटा के जियान की तरफ दोनों हाथ कब करता है। वो कहता है मेरा नाम ये जोंग है और मैं ये क्लैन का फर्स्ट एल्डर हूँ। यंग फ्रेंड, क्या आपका नाम जियान है? जिस लेवल की स्ट्रेंथ को जियान ने अभी शो किया था वो ये क्लैन को हिलाने के लिए एकदम काफी थी। इस वजह से इसकी टोन पहले से काफी पोलाइट होती है। ये सुन के जियान बस हल्के से नोट करता है। जियान अपना सर आगे करके हॉल के बाहर आ जाता है। वहीं पे शिंगलियन थोड़ी हेजिटेट करने के बाद पीछे मुड़ती है। वो ये जोंग की तरफ देख के बोलती है फर्स्ट एल्डर, एक बार बिग ब्रदर जियान के इश्यूज सेटल हो जाते हैं तो मैं क्लैन में वापस आ जाऊंगी। ये कह के शिंगलियन जियान को फॉलो करने लगती है। इस सिचुएशन को देख के ये जोंग की आंखें एकदम वाइड हो गई थी, लेकिन एंड में जाके वो एक गहरी सांस लेता है। अब उसकी इन दोनों को रोकने की कोई इंटेंशन नहीं होती। तभी पीछे से आवाज आती है फर्स्ट एल्डर, वो फोर्थ एल्डर जिसे जियान ने बस एक पाम अटैक से डिफीट कर दिया था। अभी वो खड़े होकर ये जोंग को देख रहा होता है। ये जोंग अपने हाथ को वेव करके बोलता है छोड़ो उन्हें, जाने दो। ये जियान कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं लगता। हमारे ये क्लैन को इस बार इस पे रिलाई करना होगा। वो फोर्थ एल्डर थोड़ा सा हेजिटेट करने के बाद बोलता है आखिर ये कैसे हो सकता है? माना कि वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन इतनी स्ट्रेंथ बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है जिस पे रिलाई करते हुए हमारा ये क्लैन पिल टावर की एल्डर सीट पे दोबारा एंटर कर सके। कैसे इंसान पे जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल अनफेमिलियर है इस पे अपनी सारी होप्स को लगाना डेंजरस नहीं है? ये सुन के ये जोंग अपने सिर को हिलाता है। वो हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है हमारे पास अभी कोई चॉइस नहीं है। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फैक्शंस की आंखें हमारे ये क्लैन के ऊपर है। अगर हम कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तो फिर हमारा ये क्लैन सच में फिनिश हो जाएगा। अभी हम बस ये होप ही कर सकते हैं कि जिस तरीके से शिंगलियन ने इस यंगमैन जियान को डिस्क्राइब किया है ये वैसा ही निकले। और तो आज जो हमने उसके साथ किया उससे इसकी आंखों में हमारे ये क्लैन का इंप्रेशन काफी गिर गया होगा। अब ये सब सोच के मेरे सर में दर्द हो रहा है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जियान ई क्लैन के मेंशन से बाहर आके जियान शिंगलियन की आर्म को पकड़ता है। वो सिटी से फ्लाई करके बाहर आ जाता है। एक मोमेंट के बाद जब वो सिटी से बाहर आ गया था तो वो सामने के माउंटेन के टॉप पे लैंड करता है। माउंटेन के टॉप पे लैंड करने के बाद जियान एक डीप आवाज में पूछता है तो मैं लिटिल फेट डॉक्टर के रिगार्डिंग मैटर के बारे में तो पता ही होगा है ना? ये सुन के शिंगलियन नॉड करती है, अपने लोअर लिप को बाइट करके बोलती है जब मैं और सिस्टर लिटिल फेट डॉक्टर और जिया उस वर्म होल से बाहर आए थे हमने उसके बाद पिल रीजन में कुछ महीने स्पेंड करे, लेकिन हम जैसे ही पिल रीजन में आए थे एक यूशन गेट नाम का फैक्शन अपनी आंखें सिस्टर लिटिल फेट डॉक्टर की बॉडी पे टिका लेता है। गुस्से में आके सिस्टर लिटिल फेट डॉक्टर ने उस फैक्शन को खत्म कर दिया, लेकिन यूशिंग गेट का चीफ था वो भी गिलिट दोजोंग था। हालांकि वो सिस्टर लिटिल फेट डॉक्टर के हाथों से मारा गया लेकिन उन्हें भी इंजरीज को सफर करना पड़ा था। कोइंसिडेंटली इससे सील वीक हो गई। एज अ रिजल्ट वोफल पॉइजन बॉडी का इरप्शन हुआ। फाइनली उसे किसी ने डिस्कवर कर लिया। पिल रीजन के अंदर वोफल पॉइजन बॉडी होने का मतलब है डिजास्टर, क्योंकि पास्ट में जब भी कोई वोफल पॉइजन बॉडी का इरप्शन हुआ इससे लोगों को बड़े बड़े डिजास्टर्स को फेस करना पड़ा। इस वजह से जैसे ही वोफल पॉइजन बॉडी की न्यूज स्प्रेड होती है कई फैक्शन उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव होती है आइस रिवर वैली। लेकिन उनकी इंटेंशन वोफल पॉइजन बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के नहीं थे, बल्कि वो स्पेशल बॉडी को ऑब्टेन करना चाहते थे, क्योंकि आइस रिवर वैली को अलग अलग तरीके की स्पेशल बॉडीज को ऑब्टेन करना बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद वो अपने एक एक्सपर्ट की सोल को उस बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हैं जिससे उन्हें स्पेशल फिजिक की कुछ एबिलिटीज मिल सके। शिंगलियन के इन शब्दों को सुनकर जियान का एक्सप्रेशन डार्क और सॉलम हो जाता है। ये आइस रिवर वैली सच में अच्छी नहीं है। जब वो यहाँ से आगे बोलती है तो उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। शिंगलियन कहती है कुछ समय के बाद यहाँ पे सिस्टर शाओशियान रह रही थी वो जगह आइस रिवर वैली के द्वारा डिस्कवर कर ली जाती है। जिसके बाद जब वो दूसरी पार्टी से फाइट करती है तो उन्हें सीरियस इंजरीज को सफर करना पड़ता है। बिग ब्रदर जियान शिंगलियन एकदम यूजलेस रही, मैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाई। जियान फील कर पा रहा था कि शिंगलियन अपने आप को बहुत ब्लेम कर रही है। इस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद जियान एक गहरी सांस लेता है। वो शिंगलियन से कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अच्छा लिटिल फेट डॉक्टर कहाँ पे तुम्हें पता ही होगा है ना? शिंगलियन नोट करके बोलती है हाँ मुझे सिस्टर लिटिल फेट डॉक्टर के द्वारा भेजी गई इन्फॉर्मेशन मिल गई है, लेकिन अभी उस जगह को आइस रिवर वैली के एक्सपर्ट्स ने सराउंड करके रखा है जहाँ पे मैं एंटर नहीं कर सकती। जियान कहता है वो कहाँ पे है? शिंगलियन कहती है फॉलन गॉड स्ट्रीम। जियान अपनी आंखें नैरो करके एक लो आवाज में कहता है हाँ ये वही जगह है। शिंगलियन आगे सॉफ्ट आवाज में बोलती है हालांकि सिस्टर शाओशियान वहाँ से एस्केप कर पाई लेकिन सीरियस इंजरीज की वजह से वो अपने आप को रिवील नहीं कर सकती। बट फॉलन गॉड स्ट्रीम को आइस रिवर वैली के एक्सपर्ट्स ने सराउंड कर लिया है। भले ही वो जगह थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो लेकिन कुछ और समय के बाद उन्हें ढूंढ लिया जाएगा। बिग ब्रदर जियान आपका क्या प्लान है? जियान खड़े होकर बोलता है मैं और क्या कर सकता हूँ। उसकी वो कोल्ड और स्टर्न आंखें जाती है नॉर्थ की तरफ। जियान कहता है चलो फॉलन गॉड स्ट्रीम की तरफ चलते हैं। शिंगलियन अपनी दांती मीचते हुए बोलती है अगर ऐसी बात है तो मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। एक बार मैं फॉलन गॉड स्ट्रीम में एंटर कर पाऊंगी तो मैं सिस्टर लिटिल फेट डॉक्टर को और अच्छे से ढूंढ सकती हूँ। ये सुन के जियान नोट करता है। इमीडिएटली उसके दिमाग में एक और सवाल आता है। जियान कहता है वो छोटी शैतान कहाँ पे है? क्या वो भी लिटिल फेट डॉक्टर के साथ में? जिया का नाम सुन के शिंगलियन स्टार्टल्ड हो गई थी। वो एक बिटर एक्सप्रेशन के साथ बोलती है जैसे ही हम पिल रीजन में आए थे वो न जाने कहाँ पे गायब हो गई। ये सुन के जियान का एक्सप्रेशन चेंज होता है। वो कहता है मिसिंग। शिंगलियन कहती
ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो मिसिंग है। जाने से पहले उसने एक मैसेज पीछे छोड़ा था, उसमें लिखा था कि उसने कुछ सेंस किया है जिसकी वजह से वो घर वापस जाना चाहती है। जियान कहता है रिटर्न होम। उसकी आईब्रोज नेट हो गई थी। जिया की आइडेंटिटी हमेशा मिस्ट्री रही है, लेकिन जियान ये गैस कर पा रहा था कि जिया की आइडेंटिटी डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। वो सोचता है उसका घर कहाँ पे होगा। जियान साय करके बोलता है वो लड़की यानी कहाँ पे होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सही हो। जब तक लिटिल फी डॉक्टर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक मैं उसे भी ढूंढने नहीं जा सकता। वो एक बार फिर से शिंगलैन की आर्म को पकड़ के मूव करता है। वो दोनों शूट हो गए थे नॉर्दर्न स्काई की तरफ। जियान को लिटिल फी डॉक्टर को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। फॉलन गॉड स्ट्रीम पिलरियन के नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड थी। इस जगह का ग्राउंड काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऊपर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे किसी ने बड़ी कुल्हाड़ी लेके इसे काट दिया है, जिस वजह से यहाँ पे बड़े बड़े क्रैक्स फैले हुए थे। इनमें से हर एक क्रैक 1000 फीट से ज्यादा बड़ा था। और तो और नीचे की खाइयां भी बहुत डीप होती हैं, जिसमें लगातार एक पॉइजनस फॉग बना रहता था। इस पॉइजन के अंदर बहुत सारे जहरीले क्रीचर्स देखे जा सकते हैं। बेसिकली एनवायरनमेंट बहुत टेरेबल था। इसे पिलरियन की एक डेंजरस जगह कंसिडर करी जा सकती है। नॉर्मली जब तक किसी को कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ना हो, यहाँ पे लोगों को आना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन वो फुल पॉइजन लेडी की वजह से जो ये फॉलन गॉड स्ट्रीम हमेशा साइलेंट रहती थी, अभी यहाँ पे काफी हसल वसल दिखाई देती है। सेंट्रल प्लेन्स के लोगों के दिमाग में वो फुल पॉइजन बॉडी को लेकर काफी डीप मेमोरी थी। पास्ट में कुछ लोग अपीयर हुए थे जो कि वो फुल पॉइजन बॉडी पोजेस करते थे, लेकिन इन सभी में से बिना किसी एक्सेप्शन के सभी लोग एक डिजास्टर को कॉज करते हैं। जहाँ से वो फुल पॉइजन बॉडी पास होगी उस जगह की लाइफ एकदम खत्म हो जाएगी। वो फुल पॉइजन बॉडी को डिफाइन करने के लिए इस तरीके के फ्रेजेस को यूज किया जाता था। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि जो वो फुल पॉइजन बॉडी को पोजेस करते थे वो जानबूझ के अपने चारों तरफ डिजास्टर क्रिएट किया करते थे, लेकिन जब भी वो फुल पॉइजन बॉडी इरप्ट होगी ये ओनर की बॉडी पे कंट्रोल ले लेती है, जिससे वो इंसान मूविंग पॉइजन फॉग मशीन बन जाता है। ये पॉइजन इतना ज्यादा पोटेंट होता है कि अगर एलीट दो जोंग भी से थोड़ा इनहेल कर लेते हैं तो उनकी कंडीशन भी काफी मिजरेबल हो सकती है। पास्ट में जब भी कोई वो फुल पॉइजन बॉडी इरप्ट होती थी, सेंट्रल प्लेन्स में कई दो जोंग एक्सपर्ट्स की जान चली जाती थी। इस प्रोसेस ने कई बार खुद को रिपीट किया है। यही रीजन है वो फुल पॉइजन बॉडी के इतने खतरनाक रेपुटेशन का। इसी वो फुल पॉइजन बॉडी के फियर की वजह से जैसे ही फैक्शंस के कानों में खबर जाती है वो तुरंत एक्ट करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले वो फुल पॉइजन बॉडी कंप्लीटली इरप्ट हो पाए इसे डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। इन सभी फैक्शंस में से आइस रिवर वैली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। हालांकि बहुत लोग जानते थे कि ये वो फुल पॉइजन बॉडी को क्यों ऑब्टेन करना चाहते हैं, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ की वजह से कोई भी कुछ बोलता नहीं है। और तो जब लिटिल फी डॉक्टर आइस रिवर वैली के कई डिसाइपल्स को मार देती है तो इनके बीच की ग्रज और भी डीप हो जाती है। ये आइस रिवर वैली ने अनाउंस किया था कि वो इस वो फुल पॉइजन लेडी की जान लेंगे, लेकिन अगर वो सच में इनके हाथों में लग जाती है तो फिर आउटसाइडर्स को कैसे मालूम पड़ेगा कि उसके साथ क्या हुआ। फिर भी चाहे कुछ भी हो, ये पिल रीजन जो कि हमेशा काम रहता था अब इसमें वो फुल पॉइजन बॉडी की वजह से अप्रोर क्रिएट हो गया है। अभी वो फुल पॉइजन लेडी को कैप्चर करने के लिए फॉलन गॉड स्ट्रीम में बहुत सारे एक्सपर्ट्स इकट्ठे हुए हैं। ऑफ कोर्स जो चीज इन्हें अट्रैक्ट कर रही थी वो आइस रिवर वैली की स्काई हाई प्राइस थी, जिसके बदले में वो शाओशियन की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। ऑफ कोर्स कुछ लिटिल फी डॉक्टर को डिस्ट्रॉय भी करना चाहते थे। रिगार्डलेस इनके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन पिल रीजन की फॉलन गॉड स्ट्रीम अभी काफी लाइवली हो गई है। ये फॉलन गॉड स्ट्रीम ये सिटी से कुछ ज्यादा दूर नहीं थी। भले जियान शिंगलैन को अपने साथ ला रहा हो, लेकिन उसकी स्पीड को देखते हुए उसे यहाँ तक आने में एक ही दिन लगता है। जियान और शिंगलैन एक बड़े से माउंटेन के टॉप पे लैंड करते हैं। उसकी आंखें दूर तक देखती हैं। सामने एक बड़ा सा ग्राउंड सा था जिसे रॉक फ्रैगमेंट्स ने कवर करके रखा है। इस प्लेन में कई डार्क ब्लैक लाइंस फैली हुई थी। ऐसा लगता है ये क्रैक सीधे नीचे हेल तक जाते हैं और इनकी लंबाई भी काफी ज्यादा होती है। इस तरीके के डिस्टेंट ब्लैक कलर को देख के लोगों के चिल फैल जाती है। कई जगहों पे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वैसे इन्हें पत्थर कम रॉक माउंटेन्स ज्यादा बोल सकते हैं। इनकी बॉडीज का कलर डार्क ब्लैक होता है और एक काले रंग का फॉग इनके चारों तरफ घूमता रहता है। ये फॉग माउंटेन्स के नीचे जो बड़ी बड़ी खाइयां होती हैं उनमें से आता है। जियान दूर तक देखने के बाद अपनी नजरों को विड्रॉ करता है। उसकी निगाहें जाती हैं सामने की तरफ। उसे वहाँ पे कई लोग दिखाई देते हैं और तो जैसे ये फॉलन गॉड स्ट्रीम के और अंदर जाते जा रहे थे ये लोग लगातार अपने ग्रुप्स को फॉर्म करते जा रहे थे। क्लियरली वो लिटिल फी डॉक्टर के ट्रेसेस को ढूंढना चाहते हैं। जियान अपने गियर्स को विड्रॉ करके बोलता है अच्छा तो यही फॉलन गॉड स्ट्रीम है। हाँ ये जगह काफी डेंजरस लगती है, लेकिन लिटिल फी डॉक्टर के स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से उसे यहाँ पे ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होगा। साइड में खड़ी शिंगलैन भी नोट करती है। वो कहती है बिग ब्रदर जियान, फॉलन गॉड स्ट्रीम के आसमान को डेंस फॉग ने कवर करके रखा है। ये फॉग काफी पॉइजनस है, इस वजह से हम यहाँ पे उड़ नहीं सकते। हमें फॉलन गॉड स्ट्रीम में नीचे से ही घुसना होगा। इसके अंदर जाने का बस वही रास्ता है, लेकिन वहाँ पे आइस रिवर वैली के एक्सपर्ट्स गार्ड कर रहे हैं। फॉलन गॉड स्ट्रीम में हो रही हर एक एक्टिविटी को काफी ध्यान से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। जियान अपनी चिन को पकड़ के बोलता है अच्छा इस आइस रिवर वैली ने जिन एक्सपर्ट्स को इस बार डिस्पैच किया है उनकी स्ट्रेंथ कैसी है। शिंगलैन थोड़ा सा सोचने के बाद बोलती है जिस तरीके से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है इस बार सर्च को लीड कर रहे हैं आइस रिवर वैली के दो एल्डर्स जिनका नाम है बिंग युआन और बिंग फू। इन दोनों ने मिलकर सिस्टर शाओशियन के ऊपर हमला किया था, लेकिन मुझे
लगता है कि इनके अलावा भी और एक्सपर्ट्स होंगे। मेरी गैस के हिसाब से यहाँ पे करीब 4 एलिट दोजोंग तो होनी चाहिए। जियान नोट करके कहता है 4 दोजोंग। हाँ, लगता है आइस रिवर वैली ने यहाँ पे अल्टीमेट क्लास के दोजोन एक्सपर्ट को नहीं भेजा। खैर ये बात सेंस भी बनाती है। जिस तरीके की लिटिल फेट डॉक्टर की स्ट्रेंथ है, आइस रिवर वैली के एल्डर्स उसे कैप्चर करने के लिए सफिशिएंट है। जियान कहता है जैसे हम फॉलन गॉड स्ट्रीम में एंटर करते हैं तब क्या तुम लिटिल फेट डॉक्टर की लोकेशन को ढूंढ पाओगी? शिंगलियन हाँ बोल देती है। ये देख के जियान रिलीफ फील करता है। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो फॉलन गॉड स्ट्रीम में एंटर करके हम शाओशियान को ढूंढना शुरू करते हैं। ये कहने के बाद जियान शिंगलियन के वेस्ट को पकड़ता है। उसकी बॉडी मूव होती है और वो माउंटेन से नीचे आता है। कुछ ही फ्लैशेस के बाद वो फॉलन गॉड स्ट्रीम के आउटसाइड लैंड करता है। फॉलन गॉड स्ट्रीम का एंट्रेंस दो बहुत बड़ी रॉक्स के बीच में था। वहाँ पे 100 फीट से ज्यादा चौड़ी निकलने की जगह होती है, लेकिन इस एंट्रेंस के पास कई फिगर्स खड़े हुए होते हैं। इनकी रोव्स होती है सफेद। क्लियरली ये लोग आइस रिवर वैली से थे। ग्राउंड में लैंड करके जियान शिंगलियन को रिलीज करता है। वो कहता है लेट्स गो। ये कहने के बाद जियान आगे जाता है और शिंगलियन उसका पीछा करती है। उन दो एनॉर्मस रॉक्स के एंट्रेंस के सामने आइस रिवर वैली के करीब 100 डिसाइपल्स होते हैं। उनकी चीज जैसी शार्प आंखें चारों तरफ दिखती हैं। इनका लीडर होता है एक व्हाइट क्लोथ ओल्ड मैन जो भी क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठा हुआ होता है, जिसकी बॉडी से लगातार एक कोल्ड एयर बाहर आती है, जिससे आसपास का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा था। शुरुआत से इस बुड्ढे ने अपनी आंखें बंद करके रखी थी, लेकिन जैसे ही जियान एंटर करता है इसने कुछ सेंस करके अपनी आंखें खोल ली थी। जब वो नीचे जियान को देखता है तो उसकी आंखों में एक सरप्राइज फ्लैश हुआ था। हालांकि वो फुल पॉइजन लेडी की वजह से यहाँ पे कई एक्सपर्ट्स अट्रैक्ट हुए थे, लेकिन इनमें से बहुत कम ट्रू एक्सपर्ट्स थे, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स उस लेवल पे पहुंच चुके हैं उनके सामने आइस रिवर वैली का रिवॉर्ड कुछ खास टेम्पटिंग नहीं होता। और तो जिस तरीके की आइस रिवर वैली की लाइनअप है, लगता है ये वो फुल पॉइजन लेडी को कैप्चर करके ही मानेंगे। इस वजह से वो स्ट्रॉन्ग लोग आइस रिवर वैली से फाइट नहीं करना चाहते थे। आफ्टर ऑल ये उनके लिए सही बात नहीं है। इसी रीजन की वजह से जब वो जियान को देखता है तो इस बुड्ढे की आंखों में सरप्राइज फ्लैश हुआ था। उसने आज बहुत सारे लोगों को एंटर करते हुए फील किया था, लेकिन जियान पहला एलिट दोजोंग है। भले वो सरप्राइज फील कर रहा हो, लेकिन वो अपना मुंह खोल के कुछ पूछता नहीं है। एक बार जियान की तरफ ग्लेंस करने के बाद वो अपनी आंखों को विड्रॉ कर लेता है। भले ही 1 स्टार दोजोंग की इंटेंशंस कुछ गलत हो, तब भी वो इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वो बुड्ढा कहता है बिंग फू और बिंग युआन को फॉलन गॉड स्ट्रीम में एंटर करे काफी टाइम हो गया है। आई वंडर क्या वो अभी तक वो फुल पॉइजन बॉडी को ढूंढ पाए होंगे। शिंगलियन और जियान आइस रिवर वैली के डिसेपल्स की आंखों के सामने से फॉलन गॉड स्ट्रीम में एंटर कर गए थे। उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। इन दोनों के एक खाली जगह पे पहुंचने के बाद ही पैर रुकते हैं। जियान चारों तरफ देख के बोलता है हमें कहाँ जाना चाहिए। इस जगह का पॉइजन फॉग कुछ खास डेंस नहीं था, लेकिन हाँ उससे विजिबिलिटी तो ब्लॉक हो रही थी। और तो और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में इतनी गहरी गहरी खाइयां हैं, इससे अच्छे लोग गिट्टी फील करेंगे। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट में किसी को ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। शिंगलियन केयरफुली चारों तरफ देखती है, जिसके बाद उसने अपनी स्टोरी रिंग से एक जेट बोतल को बाहर निकाला था। जैसे वो इस बोतल को ओपन करती है, उसमें से एक छोटी सी काली चीज भागने की कोशिश करती है। शिंगलियन कहती है फॉलो मी। ये चीज किसी छोटे से चूहे जैसी लग रही थी, लेकिन इसके पीठ पे बैट विंग्स थे। जब भी वो फ्लैप होते थे तो उनमें से एक बजिंग साउंड बाहर आता था। शिंगलियन कहती है इसका नाम है पॉइजन सीकिंग माउस, लेकिन इसे मरे हुए काफी टाइम हो गया है। सिस्टर शाओशियान की स्पेशल रिफाइनमेंट के बाद ये हमें उसके पास ले जा सकता है। शिंगलियन इस माउस को छोड़ देती है। ये ऊपर जाके एक बार सर्कल मारने के बाद फॉलन गॉड स्ट्रीम के वेस्ट साइड की तरफ चला जाता है। शिंगलियन कहती है चलो इसका पीछा करते हैं। जियान फटाक से शिंगलियन का वेस्ट पकड़ता है। उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई थी एक ब्लैक लाइट में, जो कि उस छोटे से ब्लैक माउस को फॉलो करने लगा था। फॉलन गॉड स्ट्रीम के अंदरूनी हिस्सों में बहुत सारे पॉइजनस इंसेक्ट्स थे, लेकिन जियान किसी ऑब्स्ट्रक्शन को फेस नहीं करता। कुछ समय तक के लिए वो थोड़ा अनसर्टेन फील कर रहा था, लेकिन एक मूवमेंट के बाद उसके दिमाग एक चीज क्लिक करती है। वो शायद इसलिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन फेस नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी बॉडी में हेवली फ्लेम है। इस तरीके की एक्सट्रीमली हॉट चीज इसके अपोजिट डार्क और कोल्ड सब्सटेंसेस को रिस्ट्रेन करती थी। क्योंकि जियान की स्पीड इतनी अच्छी थी और उसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन फेस नहीं करना पड़ता, इस वजह से जियान की टोली 1 घंटे के अंदर ही फॉलन गॉड स्ट्रीम के डीप रीजन में एंटर कर जाती है। अब इनके चारों तरफ का पॉइजन फॉग काफी डेंस हो गया था। अच्छी बात है कि इसे हेवली फ्लेम आइसोलेट कर रही होती है, इस वजह से इसकी कोरोसिव फोर्स जियान को और शिंगलियन को बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर पाती। ये काफी समय तक फुल स्पीड से आगे बढ़ते रहते हैं। एक मूवमेंट के बाद इनके सामने वो जा रहा स्मॉल माउस एकदम रुक जाता है। पीछे से जियान इस चेंज को तुरंत ही सेंस करता है। वो फटाक से माउस को पकड़ता है, शिंगलियन को हक करता है और एक बड़े से पत्थर के पीछे चला जाता है। अभी जियान और शिंगलियन के सामने 1000 फीट से बड़ी माउंटेन स्ट्रीम अपीयर हुई थी। इस माउंटेन स्ट्रीम को लगातार एक पॉइजनस फॉग सराउंड कर रहा था, लेकिन अभी इस माउंटेन स्ट्रीम के चारों तरफ कई फिगर्स खड़े हुए होते हैं। इनकी ड्रेस वही व्हाइट होती है। इनमें से एक व्हाइट फिगर आसमान में सस्पेंडेड था। इन सभी की आंखें देख रही होती हैं माउंटेन की तरफ, एक्चुअली में देख रहे होते हैं केव की तरफ। हवा में फ्लोट कर रहा हुआ बुड्ढा बोलता है वो फुल पॉइजन लेडी तुम चुपचाप हमारे साथ आइस रिवर वैली चलो, क्योंकि तुम अगर ऐसा करती हो तो हो सकता है तुम्हारी जान बच सके। ये सुन के जियान का एक्सप्रेशन चेंज होता है। उसकी आंखें देखती हैं पहले उस ओल्ड मैन को, जिसके बाद वो चली गई थी सामने की केव में। उसकी आंखें अचानक से श्रिंक हो जाती हैं क्योंकि उस स्पॉट पे एक व्हाइट कलर की फिगर खड़ी हुई थी। उसकी वो
ग्रेश पर्पल आंखें एकदम कोल्ड इंटेंट से भरी हुई थी। जियान कहता है लिटिल फेई डॉक्टर। सामने खड़ी इस लेडी को देख के जियान का वो टेंस हार्ट थोड़ा रिलैक्स होता है। वो अपने मन ही मन में कहता है कि अच्छी बात है कि ये सही है। जिसके बाद उसकी आंखें जाती हैं सामने ओल्ड मैन पे। इस बुड्ढे के बाल एकदम सफेद थे, वहीं पे इसकी जो सफेद रोब थी उस पे स्नो फ्लावर जैसे लाइंस के डिजाइन थे और इसका ऑरा होता है एकदम चिली। जियान की आंखें कुछ समय तक उस पे पॉज होती हैं। वो कहता है 6 स्टार दोजोंग। थोड़ी और देर तक देखने के बाद जियान अपनी नजर को विड्रॉ कर लेता है। इस समय इस माउंटेन स्ट्रीम के सामने 10 से 12 लोग खड़े हुए थे। क्लियरली आइस रिवर वैली के डिसाइपल्स हैं। जियान की नजर एक बार चारों तरफ देखती है। फाइनली ये पॉज हुई थी एक बड़ी सी रॉक पे जो कि उस पहाड़ में से अलग से बाहर आ रही है। उस जगह पे 2 बुड्ढे और खड़े हुए होते हैं। इन दोनों के हाथ पीछे थे। इनमें से एक की स्ट्रेंथ उस बुड्ढे जैसी थी जो भी हवा में फ्लोट कर रहा था, जो कि होती है 6 स्टार दोजोंग की। भले दूसरे बुड्ढे की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो, लेकिन ये भी 2 स्टार दोजोंग पे पहुंच गया था। ये पूरी लाइनअप को देख के जियान की आंखों में एक चिल फ्लैश होती है। वो हल्के से मम्बल करते हुए बोलता है यहाँ पे 3 एलिट दोजोंग हैं और तो डजन से ज्यादा यहाँ पे आइस रिवर वैली के डिसाइपल्स हैं। सच में ये आइस रिवर वैली यहाँ पे काफी एफर्ट लगा रही है। शिंगलियन की आंखें भी एक बार चारों तरफ देखती हैं। माहौल को देख के उसका एक्सप्रेशन भी टेंस हो गया था। वो जियान से कहती है बिग ब्रदर जियान, सामने वो दोनों एल्डर्स आइस रिवर वैली के बिंग वन और बिंग फू हैं। ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपको केयरफुल रहना होगा। ये सुन के जियान हल्के से नोट करता है। भले ही सामने की लाइनअप थोड़ी बड़ी हो, लेकिन वो अभी के जियान के लिए थ्रेट नहीं थी। उसका अर्थ डीमन पपेट अभी 6 स्टार दोजोंग को रोक सकता था और तो जियान के पास स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज और टियान हो जिंजे की हेल्प भी थी। आसमान में फ्लोट कर रहा हुआ बुड्ढा दोबारा बोलता है वो फुल पॉइजन लेडी, तो हमारे हाथों से दोबारा नहीं भाग पाओगी क्योंकि तुम्हारी बॉडी में आइस फोर्स एंटर कर चुकी है। अगर तुम्हें हमारी आइस रिवर वैली का एंटीडोट नहीं मिला तो फिर बस एक ही महीने में ये रेमिनेंट मिस्टीरियस आइस ची तुम्हारी बॉडी की लाइफ फोर्स को फ्रीज कर देगी। वो शाओशियान की तरफ देख के एक एरोगेंट आवाज में कहता है अगर तुम सर्वाइव करना चाहती हो तो हमारे साथ आइस रिवर वैली में लौटना ही तुम्हारा एक ऑप्शन है। लिटिल फेई डॉक्टर की वो ग्रेश पर्पल आंखें जिनमें अभी कोई इमोशंस नहीं दिख रहे थे, वो एंट्रेंस से बाहर खड़े इस बुड्ढे पे जाती हैं। शाओशियान के चेहरे पे आ गया था एक रिडिक्यूल भरा एक्सप्रेशन। वो अपनी चिल्ली आवाज में कहती है इससे पहले मेरी लाइफ फोर्स फ्रीज हो, मैं अपनी इस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूंगी जिससे तुम्हारी आइस रिवर वैली को कुछ न मिले। जब आसमान में फ्लोट कर रहे उस बुड्ढे के कानों में ये बात जाती है तो हम उसकी आंखों में कोल्ड ग्लिंट फ्लैश होते हुए देखते हैं। वो कहता है तुमने अपने सर्वाइवल के चांसेस को खत्म कर दिया है। ये कहने के बाद वो और डिले नहीं करता। उसकी बॉडी से एक चिलिंग ऑरा रिलीज होता है। वो कहता है अगर तुमने अपनी मौत को ही चूज किया है तो मैं भी तुम्हें आज पर्सनली कैप्चर करके आइस रिवर वैली ले जाऊंगा। जैसे इस ओल्ड मैन ने ये फाइनल वर्ड्स बोले थे उसके सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है। जैसे वहां पे उसका चिलिंग ऑरा फैलता है, हवा में कई बर्फ से बने स्पाइक्स फ्लोट करने लगे थे। वो ओल्ड मैन अपने हाथ को वेव करता है। जो आसमान में कई आइस ब्रेक्स फ्लोट कर रहे थे वो एक बार झंझना के सूच साउंड के साथ आगे चले जाते हैं। भले ही काफी डेंसली पैक्ड थे फिर भी ये 100 फीट से ज्यादा के रेडियस को कवर कर लेते हैं। इतने सारे आइस ब्रेक्स को अपनी तरफ आते हुए देख शाओशियान की आईब्राउज भी निट हो गई थी। अभी शाओशियान बहुत इंजर्ड है, वो इस बिंग वन का सामना नहीं कर सकती और तो अभी 2 दोजोंग और हैं जो उसका वेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे वो अपनी और एनर्जी को बर्बाद करती है तो फिर उसके यहाँ से एस्केप के चांसेस बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। शाओशियान कहती है अगर मेरी जान चली भी जाए तब भी मैं इनके हाथों बिल्कुल नहीं लगना चाहती। ये कहने के साथ ही शाओशियान की बॉडी से एक डेंस ग्रेश पर्पल दुकी बाहर आई थी जिसके बाद ये केव के एंट्रेंस को कवर कर लेती है। जब वो आइस ब्रिक्स इससे टकराती हैं तो हमारी आंखों के सामने वो इरोड होने लगी थी, लेकिन इन आइस ब्रिक्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि इनके कंटिन्यूस अटैक्स की वजह से वो ग्रेश पर्पल दुकी बैरियर एकदम वीक हो जाता है। जब बचे हुए आइस ब्रिक्स दोबारा से शूट होते हैं तो हमारे कानों में आती है क्रैक क्रैक की साउंड। जहाँ पे आइस ब्रिक्स टकरा रही थी वहाँ पे क्रैकिंग साउंड के साथ आइस फैलना शुरू हो जाती है। ये हवा इतनी ज्यादा चिल्ली थी कि सराउंडिंग का पॉइजन फॉग भी काफी थिन हो गया था। आसपास की इस चिल्ली एयर को सेंस करके लिटिल फेई डॉक्टर का एक्सप्रेशन चेंज होता है। ये ठंडी हवा बहुत स्ट्रेंज होती है। अगर ये किसी की बॉडी में एंटर कर पाती है तो इससे डील करना बहुत मुश्किल होगा। जब शाओशियान की इनसे पहले फाइट हुई थी तो एक्सीडेंटली चिल्ली एयर उसकी बॉडी में एंटर कर गई थी जिससे शाओशियान की दुकी काफी स्लगिश हो गई थी। यही रीजन था जिसकी वजह से बिंग वन और बिंग फू की ये सो कॉल्ड आइस जून फोर्स हमारी लिटिल फेई डॉक्टर को इंजर्ड कर पाई थी। जब ये थॉट उसके दिमाग में फ्लैश होता है तो फिर लिटिल फेई डॉक्टर भी डिसीजन ले चुकी थी। वो कहती है मैं इस जगह पर ज्यादा लंबे समय तक नहीं रुक सकती। उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है एक लाइटनिंग फ्लैश में जो कि केव से बाहर शूट हो गई थी। वो माउंटेन स्ट्रीम के डीप रीजन में जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही लिटिल फेई डॉक्टर उस केव से बाहर आई थी कई लोगों को एक साथ चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो कहते हैं आइस सीलिंग फॉर्मेशन। तुरंत ही कोल्ड हवा आसमान में जाती है। हम देखते हैं कि इस माउंटेन स्ट्रीम का स्पेस एकदम स्टिल हो गया है जिसके बाद एक क्रैकिंग साउंड के साथ हार्ड आइस फॉर्म होती है। पलक झपकते ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है 100 फुट से ज्यादा बड़े आइस कैबिनेट में। इसके अंदर लिटिल फेई डॉक्टर और बिंग वन सील हो चुके थे। जो लोग इसके अंदर होते हैं वो बाहरी नजारा नहीं देख सकते, लेकिन बाहर से सब कुछ अंदर का देखा जा सकता था। जब वो बिंग वन ये सीन को देखता है तो उसके चेहरे पे एक कोल्ड स्माइल आ जाती है। वो कहता है तुम भागना चाहती हो। फटाक से उसकी बॉडी मूव होती है और वो पलक झपकते ही शाओशियान के पीछे अपीयर हुआ था। उसकी फिस्ट जो कि कोल्ड एयर को कंटेन कर रही थी वो काफी विशेष तरीके से आगे जाती है
है। जैसे लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पीछे एक शॉकिंग कोल्ड एयर को सेंस करती है, उसकी बॉडी फटाक से मुड़ जाती है। फटाक से उसके हाथ को ग्रेज पर्पल दुखी कवर कर लेती है, जिसके बाद वो भी अपने हाथ को आगे बढ़ा देती है। हमारे कानों में आता है बैंग का साउंड। जैसे ये फिस्ट और पाम एक दूसरे में कोलाइड हुए थे, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक शॉकवेव प्रोड्यूस होती है, जिसने अपने चारों तरफ की हवा को एक रिंग फॉर्म में सप्रेस कर दिया था। इस कोलिजन की वजह से बिंग वन 2 स्टेप पीछे लेता है। वहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर काफी पीछे चले जाती है। अभी उसकी सीरियस इंजरी हील नहीं हुई थी, इस वजह से उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ काफी रिड्यूस हो गई है। ऐसी कंडीशन में वो आके 6 स्टार दोजों का सामना कैसे कर सकती थी। लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करती है। जो उसका ओरिजिनल पेल फेस था, अब वो और ज्यादा सफेद हो जाता है। जब वो अपनी चारों तरफ एयर टाइट आइस वॉल को देखती है, तो उसके चेहरे पे कड़वाहट वाला एक्सप्रेशन आ गया था। लगता है आज उसे कोई भागने का मौका नहीं मिलने वाला। वो बिंग वन दोबारा खाली हवा पर चलते हुए आगे बढ़ता है। साथ ही वो एक इंडिफरेंट आवाज में कहता है, अगर तुम जीना चाहती हो तो तुम्हारे साथ आइस एवर वैली जाना होगा। अगर तुम इस तरीके से स्टबर्न बिहेव करती रहोगी तो फिर मेरे विशियस एक्शंस को ब्लेम मत करना। जब लिटिल फेरी डॉक्टर सामने की बिंग वन को देखती है जो कि उसकी तरफ आता जा रहा है, उसकी आंखों में दोबारा से कोल्डनेस फ्लैश होती है। उसके हाथ तुरंत ही स्ट्रेंज सीज को फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इस समय उसके पास बस एक ही ऑप्शन था, जो था वोफल पॉइजन बॉडी की सील को अनडन करना। हालांकि ऐसा करने से वोफल पॉइजन बॉडी का इरप्शन टाइम काफी क्लोज आ जाएगा, फिर भी कम से कम इन बुड्ढों के हाथों में लगने से तो ये काफी अच्छा है। बिंग वन जब लिटिल फेरी डॉक्टर के हैंड सीज को देखता है तो वो समझ गया था कि अपनी लाइफ को रिस्क करने वाली है। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सिंक होता है, जिसके बाद इसका शरीर लाइटिंग स्पीड में आगे शूट हो गया था। वहीं पे उसके पाम के चारों तरफ एक शॉकिंग कोल्ड एयर रोटेट कर रही थी। बिंग वन की स्पीड बहुत क्विक थी। पलक झपकते वो लिटिल फेरी डॉक्टर के काफी क्लोज आ गया था, जो भी पीछे जा रही होती है। उसके चेहरे पे भी एक डेंस चिलनेस फ्लैश होती है। उसका हाथ जो कि कोल्ड एयर को कंटेन करता था, ये एक भयानक सी फोर्स के साथ हवा में कई आफ्टर इमेजेस को क्रिएट कर देता है, जिन्होंने लिटिल फेरी डॉक्टर के आसपास के स्पेस को कवर कर लिया था। बिंग वन के अटैक की वजह से एक लो और डीप सोनिक बूम साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। साथ ही में उसके आसपास की वो चिल्ली एयर बहुत ही डेंस होती है। इसकी वजह से चारों तरफ की हवा में भी व्हाइट फॉग क्रिएट हो रहा था। अभी लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी किसी छोटी सी बोट की तरह लग रही थी, जो कि समुद्र के भारी तूफान का सामना कर रही है। उसकी बॉडी टेढ़ी मेढ़ी चारों तरफ जा रही होती है। उसकी डॉजिंग काफी डेंजरस लग रही थी। अगर वो इन अटैक्स के बिल्कुल पास भी आती तो ये उसकी बॉडी में टकराने वाले थे। हालांकि लिटिल फेरी डॉक्टर ने बिंग वन के इतने सारे अटैक्स को डॉज तो कर लिया था, लेकिन ऐसा करने से उसकी हैंड सील्स इंटरप्ट हो जाती हैं। उसकी ट्रेचरस कंडीशन लगातार कंटिन्यू होती रहती है। अभी उसकी पोजीशन बहुत रिस्की थी। बिंग वन दोबारा से अपने फिस्ट अटैक को आगे शूट करता है। वहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर, जिसके पास भागने का रास्ता बचा नहीं था, वो अपनी पाम को दोबारा आगे करके से रिसीव भी कर सकती थी। हमारे कानों में ग्रग की आवाज जाती है। शाओशियान के मुंह से काफी ज्यादा खून बाहर आया था। वहीं पे कटी पतंग की तरह वो पीछे चली जाती है। बिंग वन के एक्सप्रेशन कोल्ड और इंडिफरेंट होते हैं। शाओशियान का फ्रेश ब्लड इससे पहले ग्राउंड तक पहुंच पाता, उसके मुंह से एक कोल्ड हवा बाहर जाती है, जिससे वो खून की ड्रॉपलेट्स हवा में ही फ्रोज हो जाते हैं। बिंग वन देखता है लिटिल फेरी डॉक्टर को, जो अपने मुंह के कॉर्नर से ब्लड को पहुंच रही होती है। बिंग वन कहता है, तुम्हारी वोफल पॉइजन बॉडी अभी अपने पीक पे नहीं पहुंची है, वरना मैं अकेला तुम्हारा सामना नहीं कर सकता था। लेकिन अफसोस की बात है, उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है, लेकिन उसकी आंखों की वो कोल्डनेस बिल्कुल गई नहीं थी। अब बिंग वन की पेशेंस चली गई थी। उसकी बॉडी फ्लैश होती है और वो दोबारा से शाओशियान की तरफ जाने लगता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोल्ड किलिंग इंटेंट आ गया था। जब तक ये वोफल पॉइजन बॉडी प्रिजर्व्ड रहती है, ये मैटर नहीं करता कि लिटिल फेरी डॉक्टर की जान बचती है या फिर नहीं। जब शाओशियान बिंग वन के चेहरे की वो सैवेज स्माइल देखती है, तो वो समझ गई थी कि इस बार ये किलिंग इंटेंट के साथ हमला कर रहा है। इमीडिएटली जो उसकी बॉडी में बची हुई दुखी थी, वो लास्ट स्ट्रगल के लिए तैयार होती है। लेकिन जब लिटिल फेरी डॉक्टर इस डिसीजन पे आई थी, तभी उसके कानों में इनॉर्मस आइस वॉल से क्रैकिंग साउंड आती है। इमीडिएटली क्रैक्स फैलने लगते हैं। फाइनली एक बूम साउंड के साथ वो आइस वॉल कोलैप्स हो जाती है। आइस वॉल किस तरीके से ब्लास्ट होने से वो बिंग वन भी सरप्राइज हो गया था। इससे पहले वो रिकवर हो पाता, माउंटेन स्ट्रीम के बाहर से एक रसिंग साउंड सुनाई देती है। एक फिगर उसकी तरफ वॉलेंटली शूट होता है, लेकिन इस अचानक से हुए अटैक की वजह से बिंग वन पैनिक नहीं होता। उसके हाथों में आइस कोल्ड दुखी इकट्ठी होती है। फाइनली एक कोलाइड होती है उस फिगर में जो उसकी तरफ शूट हुआ था, लेकिन इस कोलिजन के बाद उसके कानों में किसी की मिजरेबल क्राई की आवाज जाती है। जब बिंग वन अपनी आंखों को फोकस करता है तो उसकी आंखें एकदम डार्क और सॉलम हो गई थी। वो डिस्कवर करता है कि जिन चीजों का उसकी तरफ फेंकने के लिए यूज किया जा रहा है वो उसके आइस रिवर वैली के डिसाइपल्स हैं। जब बिंग वन का एक्सप्रेशन ग्लूमी हुआ था, तभी माउंटेन स्ट्रीम से कई लोगों के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो कहते हैं, लड़के, तूने हमारे आइस रिवर वैली के बड़े मैटर में इंटरवीन किया है, अब तू हमारे हाथों से नहीं बच सकता। उसकी आंखें ट्विच होती हैं और वो ऊपर की तरफ देखता है। उसके सामने खड़ा था एक यंग मैन, जिसके चेहरे पे एक स्माइल थी। उस लड़के के हाथों में आइस रिवर वैली के 2 डिसाइपल्स होते हैं। क्लियरली जो इन डिसाइपल्स का कैनन बॉल की तरह यूज कर रहा होता है वो यही लड़का था। वो यंग मैन हंस के बोलता है, आइस रिवर वैली के लोग सच में बहुत शेमलेस हैं। तुम इतने सारे लोग मिलकर एक इंजर्ड और वीक लेडी को सता रहे हो। लगता है तुम सभी को पागल कुत्तों ने काट लिया। ये कहने के बाद उसकी आंखें जाती हैं दूसरे डायरेक्शन में। हमें भी वो सफेद कपड़ों में लेडी दिखाई जाती है। अभी उसका चेहरा तो पेल था, लेकिन सामने खड़े इस यंग मैन को देख के उसके चेहरे पे एक डिसबिलीव
रिलीफ वाला एक्सप्रेशन था। जियान शाओशियान के सफेद चेहरे को देखता है, उसकी आंखों में जेंटलनेस सरफेस होती है। वो एक सॉफ्ट और वार्म आवाज में कहता है, आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। अब खैर देरी तो से हो गई है क्योंकि हमारा एपिसोड भी एंड तक आ चुका है। मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि मैंने बीच में ही छोड़ दिया, लेकिन बिलीव मी आगे आने वाली फाइट पूरे एपिसोड को लेने वाली है। अगर मैं 10 मिनट का और एक्सप्लेनेशन कर देता तो तुम लोगों की और ज्यादा खुजली मचती, लेकिन डोंट वरी, नेक्स्ट एपिसोड में आने वाला है तुम्हें बहुत ज्यादा मजा, क्योंकि उसमें जियान आइस रिवर वैली की बैंड बजाने वाला है। जिस तरीके के वो नॉर्दर्न रीजन और बर्निंग फ्लेम वैली वाले आर्क थे, उसी तरीके का जियान का ये पिल रीजन वाला आर्क है। तो फिर समझ लो फाइट तो अभी शुरू हो रही है। अब धीरे धीरे करके सिचुएशन और भी खतरनाक होती जाएगी। जो विंड लाइटनिंग पवेलियन जैसा फैक्शन एक दोजन को पोजेस करता है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है आइस रिवर वैली के पास ऐसा कोई अल्टीमेट एक्सपर्ट नहीं होगा? लेकिन ये बात तो काफी आगे की है। चलो खैर, मैं ज्यादा स्पॉयलर्स तो नहीं देने वाला। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अब देखो, लाइक टारगेट के बारे में तो मैंने शुरू में बता दिया होगा, तो वो कंडीशन अभी भी अप्लाई होती है। चैनल की मेंबरशिप्स ऑन है, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। उससे आप मुझे तो सपोर्ट कर ही पाओगे, साथ ही में आपको आगे आने वाले एपिसोड्स की अर्ली एक्सेस मिल जाएगी। ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा सब्सक्राइब के साइड में, सो डू चेक दैट आउट। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो लेफ्ट में क्लिक करके देख सकते हो, और जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड अवेलेबल होता है वो आपको राइट साइड में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सो फटाफट से क्लिक करो एंड हम मिलते हैं वीडियो को उस पार। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।